मिला जुला करके पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रही हैं अपने देश वापस जाने के लिए। तो इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो का टाइटल रखा है कि लोग क्यों छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो आपके काम आएंगी। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए हम लोग आए हैं बिग डब्ल्यू और अंशिका का ट्यूसडे को क्या है अंशिका तुम्हारे स्कूल में? On Tuesday in my school it's book parade. On book parade we dress up as a character. तो अंशिका के लिए भी यहाँ पर देखते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा और दो चार चीज़ें मुझे भी लेनी है, तो थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। बने रहिए साथ में, वीडियो को देखिएगा अंत तक। मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में भी एज यूजुअल कुछ खास इन्फॉर्मेशंस जो इसमें जो है 8 ब्लेड्स हैं और ये 3780 का है। $16.20 जो है, तो इसमें रिड्यूस है प्राइस, सेव कर सकते हैं। तो एक मैं ये ले रहा हूँ, इसको रखो अंशिका। शेव ये क्या बोले, बहुत महंगी नहीं है, $2.65 की है। और अभी एक अंग्रेज़ यहाँ पे आया तो ऐसे ही मैंने पूछा, मतलब उन्होंने भी यही वाली उठाई, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो इसको 10-12 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया। मैंने इस बीच में कई ट्राई किया, फॉर्म वाली भी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता है। तो उसने बोला मैं 40 ईयर से फर्स्ट शेव मैंने इसी से किया था, बोले अभी तक मैं इसी की यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ले लिया मैंने। और ये उस दिन वुलवर्थ में देखें, यहाँ प्राइस का क्या होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपने को देखना चाहिए। आज यहाँ 50% ऑफ है। उस दिन हम वुलवर्थ से लेके आए हैं, यही एग्जैक्ट $8 का था ना पांडे जी, और ये आज 4 में लगा है। तो ये चूँकि माइल्ड स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि मुझे स्मेल से एलर्जी है। तो ये आज $4 में मिले हैं। मतलब 2-3 दिन पहले मैंने $8 का एक लिया था, तो फिर हमने ये 4 ले लिए। शेविंग क्रीम्स भी पांडे जी ने बोला है, मैंने 2-3 उठा लिया है। तो ये आज मेरा ही चल रहा है यहाँ पे। और बिग डब्ल्यू में चूँकि कोल्स और ये सब कुछ इसी मॉल में है। ओके लेट्स गो। देखिए इतने सारे सेल्फ काउंटर बने हैं कि आप यहाँ पे खुद कैश पेमेंट करें। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के आपको पानी मिलेंगे, वाटर साइज़ के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी। तो अभी लगी है प्यास, तो एक बॉटल पानी यहाँ लेंगे। काफ़ी सस्ता होता है कोल से, तो हम लोग पूरा बंच लेके जाते हैं, जिसमें 24 बॉटल या 12 बॉटल या ऐसे आते हैं। इसमें देखिए जैसे यहाँ नीचे रखे हुए हैं, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं ऑफिस वगैरह के लिए। कार में एक आधा लेके हम डाल देते हैं, तो पीते रहते हैं। ये है देखिए मित्रों कोल्स, और काफ़ी बड़ा सुपर मार्केट है, बहुत बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर होती है डायरेक्ट बिलिंग, आप अपना खुद जाइए पेमेंट करिए यहाँ पर। अब अंशिका को सब चीज़ें खुद करनी होती हैं, तो भाई मैं जाता हूँ तो अंशिका ही करती हैं, पर जब पांडे जी के साथ में आते हैं तो फिर पांडे जी को अंशिका सिखाती रहती हैं। पता है ना, बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं सब चीज़ों को करने के लिए। तो ये है $20 हमारा सेव हो गया। इसमें फ्लाई बाइज कार्ड एक होता है यहाँ पे, तो जो शॉपिंग करने से पॉइंट्स मिलते हैं। तो आज हमारा जो है पूरी कितने का था? $5 का था, 45 देना पड़ा। तो $65 की हमारी शॉपिंग थी यहाँ पे, जिसमें से $20 जो हैं तो माइनस हो गए और 45 ही केवल देना पड़ा। तो फ्लाई बाइस और वुलवर्थ में भी कोई कार्ड चलता है ना, क्या नाम है उसका? रिवॉर्ड्स। तो उसमें भी इसी तरह से पॉइंट्स गेन होते रहते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में आपको उस तरह से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। हाँ, तो अब हम लोग चल रहे हैं बिग डब्ल्यू, क्योंकि बिग डब्ल्यू यहाँ के सभी शॉपिंग सेंटर्स में नहीं है, किसी में है। तो इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं हम लोग बिग डब्ल्यू। और यहाँ पर रिजेक्ट शॉप भी है। ये है बिग डब्ल्यू, ये भी काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा होता है, नाम ही से पता चलता है। यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह भी मिलते हैं, बुक्स वगैरह भी मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलते हैं, बहुत कुछ है। तो ये हैं देखिए डिफरेंट कैरेक्टर्स के ड्रेसेस। ये अच्छा लग रहा है बेटा। इससे बोला फ्रोजन का था 9 to 10, लेकिन सोल्ड हो गया। मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, फ्रॉक है फ्रोजन वाली एल्सा की है, इससे बोला सोल्ड हो गया। इसमें वॉच है और मास्क है, ग्लव्स हैं। पांडे जी, अरे ये एक $35 का लगा है, ये देखो टी शर्ट, ये एक्सरसाइज के लिए अभी मेरे पास हैं, पर एक और ले लूँ क्या? ये हैं, अच्छी लग रही है। मीडियम या लार्ज लाना अंशिका, ठीक है? तो एक ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो गर्मियों में थोड़ा सा साइकिलिंग वगैरह करने में आसान रहेगा। ये क्या है, मीडियम है कि लार्ज है?
ओके, तो ये $35 का था और वो कितने का था? 10। अच्छा, तो ये देखो भैया पांडे जी मना वना नहीं करती हैं, और लेने कुछ एक सामान आओ तो एक्स्ट्रा कुछ ख़रीदारी तो हो ही जाती है। और कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा ऑफिस वगैरह, तो बस वही ढाक के 3 पात, रोज़ सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, खाना पीना, काम धंधा, बस ऐसी सिंपल सी है लाइफ। और यहाँ पर भी देखिए खुद ही बिल पे करना है, सब मशीनें लग गई हैं। और पांडे जी यहाँ पर सामने देखिए बैठी हैं अंशिका हमारी बेटी, और आज ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर देखिए टीचर्स भी जो हैं वो अलग अलग ड्रेसेस पहन करके आए हैं। आज यहाँ पर है बुक परेड, तो बुक परेड में कभी पिछले 1 हफ्ते से जो है तो बड़ी एक्साइटेड। ये देखिए हमारी बेटी ये हाथ हिला रही हैं जिनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। तो चलिए मैं बताता हूँ मित्रों आज आपको कि लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं, किसी एक कारण की वजह से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आया है और यहाँ से वापस जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ी वजह होगी, या छोटी छोटी मिला करके कई वजहें होंगी, उसके बाद ही कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन को अगर समझें तो कुछ इस तरह से देखिए कि पिछले साल 1.5 साल में महंगाई जिस अनुपात में बढ़ी है कि आप किसी भी चीज को उठा करके देख लीजिए, वो चाहे ग्रोसरी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे काउंसिल्स के रेट्स हो, और चाहे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो, गैस के बिल्स हो, इन सब चीजों में जिस हिसाब से वृद्धि हुई है उसके अनुसार लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। आई मीन सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। तो किसी ने 5%, किसी ने 6%, किसी ने 7% बढ़ाया, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है, अब मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखिए कि पिछले 1.5 साल पहले मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खाने पीने का, ग्रोसरी से रिलेटेड $10 का लेते थे, अब वो $16, $17, $18 तक का पहुंच गया है। पेट्रोल का ही देख लीजिए, $1.10, $1.20, $1.30 तक या $1.40 तक कभी कभी जाता था, अब वो रेगुलर जो है $2 के आसपास बना रहता है। जब पेट्रोल्स के रेट बढ़ते हैं तो बाकी चीजों में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत स्वाभाविक है। तो इसी हिसाब से जैसे रेंट का ले लेते हैं, घर के रेंट का, तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए मेरी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसमें सैटरडे को जो है, तो क्योंकि वो जो पुराने टेनेंट्स लगभग 5 साल तक रहे थे तो वो अब छोड़ करके जा रहे हैं, तो लास्ट सैटरडे को उसमें इंस्पेक्शन था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे 33 एप्लीकेशंस आए, इतनी भीड़ आई हुई थी, और 33 एप्लीकेशंस आए हुए हैं। हमने 500 उसका रेंट रखा था वीकली, लेकिन हमें जो ऑफर्स मिले हैं वो 620 तक, मतलब $620 पर वीक के तक हमें ऑफर मिले। अलग अलग ऑफर लोगों ने दिए हैं क्योंकि वो तो डायरेक्ट दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ जब आप रेंट पे लेने जाते हैं तो आपने केवल बढ़ा करके ऑफर कर दिया, उसी पर बेस नहीं होता कि भाई इसने ज्यादा बढ़ा करके दिया है ऑफर तो हम इसी को दे दें। बहुत सारी चेक की जाती हैं चीजें, जैसे कि उसकी रेंट हिस्ट्री, उसकी जॉब, उसकी एज भी ऑफ कोर्स मैटर करती है कि किस तरह के लोग हैं। वो सारी चीजें, कई चीजें हैं जो कई फैक्टर्स हैं, देखे जाते हैं। वो सब कुछ हम एजेंट के साथ डिस्कस करके करेंगे। तो इस तरह से रेट्स बढ़े हुए हैं रेंट के, और इतनी पब्लिक, चूंकि पिछले 3-4 महीने में जो इमिग्रेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा आए हैं, तो उसकी वजह से भी रेंट्स बढ़े हैं। और पिछले 1.25 साल में 2% से उठा करके 6-6.5% तक का जो ब्याज बढ़ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स ने बढ़ा दिया है, तो इसकी वजह से भी ये महंगाई जो है इस लेवल तक पहुंची है, इस हद तक पहुंच गई है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है जो काफी लोगों को इंपैक्ट करता है वापस इंडिया या अपनी दूसरी जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री में जाने के लिए। और अब इसके बाद में एक चीज मैं और बता दूं, ये भी कई लोगों को प्रभावित करती है, और वो है यहाँ का मेडिकल सिस्टम। तो जब हम मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। देखिए सिस्टम का तो मुझे लगता है कोई जवाब ही नहीं है। आपको बहुत अच्छे फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल मिलेंगे, सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। एक चीज जो यहाँ कई लोग शिकायत करते हैं, अब पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये एक सच है यहाँ का, कि यहाँ के डॉक्टर्स बड़े स्लो हैं, वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं 2012 में मुझे पैर में मेरे दर्द होना शुरू हुआ, और वो बीच बीच में कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता था। मैंने जितने टेस्ट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने करवाए। एडिलेड में था तब मैं, और कई डॉक्टरों से मिला। 1.5 साल में बहुत सारे डॉक्टर और सबको मिला, लेकिन कोई रिजल्ट उसका नहीं आया। किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और जब मैं इंडिया गया
तो अपने होम टाउन में मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनको बताया तो वो लेकर के मुझे गए। मैं जब वॉक करके उनके रूम में जा रहा था डॉक्टर साहब के, हालांकि उनका अच्छा ठीक ठाक सा हॉस्पिटल है, तो वो अंदर घुसते घुसते, क्योंकि पर्ची पहले ही बन करके वहां पे डॉक्टर साहब के पास चली जाती थी, उनके टेबल पे रखी हुई थी, तो उन्होंने मेरा नाम लिया, बोले अरे आइए आइए पांडे जी, आपको गाउट हुआ है, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। मतलब उन्होंने कोई टेस्ट नहीं देखा, कुछ नहीं, मेरे चलने के अंदाज भर से उनको पता चल गया और उन्होंने मुझे बैठा करके देखा और सारी दवाइयां लिख दी। उसके बाद उन्होंने 2-3 टेस्ट लिखे और बोले कि आप करवा के 2 घंटे बाद आ जाइएगा। ये मैंने आपको मेडिसिन पहले से ही प्रिस्क्राइब कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, और ये टेस्ट तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए, आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ सचमुच यही प्रॉब्लम है। और सचमुच मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, और उन्होंने वो मेडिसिन दी, जिलोप्रिम, और एक और थी कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते तक के लिए, और वो जिलोप्रिम मैं आज दिन तक खा रहा हूं। 2012 से लेकर के 2023 लगभग कितने साल हो गए, 11 साल हो गए मुझे। उसके बाद में यूरिक एसिड का कभी अटैक नहीं आया। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है। इसके अलावा देखिए मेरा जो है फ्रोजन शोल्डर है, काफी दिन से इसके एक्सरे ये वो सारा कुछ जो है डॉक्टर के कहने पे हो गया है। तो मैंने डॉक्टर से बात की तो कोई खास दवा नहीं, वो बोलते हैं पैनाडॉल खा लो, कभी बोलते हैं न्यूरोफिन खा लो, कभी बोलते हैं ये वोल्टारिन खा लो। ये देखो अभी मैं यही खा पी रहा हूं, लेकिन कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं होता। इंडिया में आप चले जाइए, आपको इमीडिएट जो है तो डॉक्टर्स आपको दवा लिख देंगे और आपको तुरंत फायदा होता है। तो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये सिस्टम थोड़ा सा डायग्नोसिंग वाला जो है काफी स्लो है। और हॉस्पिटल में अगर आप गवर्नमेंट पर ही पूरी तरह से डिपेंड हैं और आपको कोई ऑपरेशन या ऐसा कुछ निकल आता है तो काफी लंबी वेटिंग होती है। अब आप कहेंगे कि भाई आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट इंश्योरेंस सब लोग लेते भी हैं मेडिकल का। तो अगर आप मेडिकल का प्राइवेट इंश्योरेंस लेते भी हैं तो एक सामान्य आदमी को अपनी तनख्वाह पर जब उसकी सारी चीजें इन्फ्लेशन में इतनी बढ़ गई हो, अलग से $300-400 महीने का आपको इंश्योरेंस लेने के लिए अगर खर्च करना पड़े तो बहुत भारी पड़ता है। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। कई बार जो है मेडिकल ट्रीटमेंट से लोग बड़े डिसअपॉइंट होते हैं, इसकी वजह से इंडिया में जाते हैं। अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। अभी मैं जब पिछले दिसंबर जनवरी में गया था तो मैं इंडिया, मुझे एक दांत का ट्रीटमेंट करवाना था और मेरी बेटी के डबल टीथ हो गए थे तो उसका एक दांत निकलवाना था, वो थोड़ा सा था। तो ये चीजें या अपने यहाँ पे मुझे कुछ 7-8 हजार रुपए का खर्चा हुआ और अच्छे से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी दिया। और कुल मिला करके एक चीज यहाँ पर जो और भी लोगों को प्रभावित करती है, वापस जाने के लिए आपको मोटिवेट करती है यहाँ से, वो ऑफकोर्स यहाँ के मेडिकल सिस्टम और डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। वैसे पूरी दुनिया भर में इन सब चीजों का, यहाँ के डॉक्टरों का और हॉस्पिटल्स का नाम है और कुछ चीजों में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, मैं नहीं कहता, लेकिन यस इन जनरल आपको छोटी छोटी तकलीफ के लिए जो है। अब देखिए हमारी जो नेबर है विक्की, वो पिछले 3 हफ्ते से, कल संडे था तो कल हमारे घर में आई थी, नाश्ता भी हमारे साथ ही किया था। 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 हफ्ते से वो कफ में परेशान है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर्स कोई खास दवा वही नहीं दे रहा है, बस वो इधर उधर की दवाइयां पड़ा देते हैं जिससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है जिसकी वजह से भी लोग वापस इंडिया जाने की कोशिश करते हैं या मोड अपना बना लेते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, ये जो आकर्षित करता है इंडिया वापस जाने के लिए, स्पेशली मैं यहाँ पर इस वक्त में इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में देखिए काफी तेजी के साथ में बिजनेस व्यापार जो है ग्रो कर रहे हैं। पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं और इंडिविजुअली जो पास आउट होकर के लोग निकलते हैं, देखिए कैंपस से ही एक तो सिलेक्शन हो जाता है अगर आप ठीक ठाक किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या स्पेशलाइजेशन कुछ करते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं इंडिया में, पिछले महीने मेरी उनसे बात हो रही थी, उनका फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि कॉलेज कैंपस से ही उनके बेटे को बहुत अच्छा पैकेज मिला, पता है 46 लाख का। अब समझिए फ्रेशर को 46 लाख का अगर पैकेज इंडिया में मिलता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाकर के क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में आने के लिए आपको क्या क्या नहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको अपनी फैमिली, रिचुअल्स, अपना खाना पीना, फूड, सब कुछ तो इस तरह से। और दूसरे अपने इंडिया में देखिए स्टार्टअप्स के लिए जो फंड गवर्नमेंट इस समय दे रही है, मतलब अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट काफी हेल्पफुल है इस समय। तो आपके अंदर अगर क्वालिटी है और अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं तो आप अपने खुद के स्टार्टअप्स के माध्यम से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो यहां से भी लोग बड़े आकर्षित होते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर मैं और एग्जांपल देना चाहूंगा। पिछले हफ्ते ही एक लड़का आया था, मुंबई का है, यहाँ पे 8 साल से है और उसका PR सब कुछ हुआ है।
तो वो मतलब नेक्स्ट डे इंडिया जा रहा था, तो मैंने कहा कब लौटोगे? तो बोला नहीं सर अब मैं लौटूंगा नहीं, अब मैं मुंबई में ही अपना, चूंकि वो मुंबई से है, बोला मैं मुंबई में ही अपना बिजनेस सेटअप करूंगा। मैंने 7-8 साल यहाँ पर पैसे कमाए, मेरे पास ठीक ठाक सब पैसा हो गया है। तो मैंने कहा इतना सब कुछ ठीक ठाक है, तुम्हारा पीआर हो, क्यों छोड़ करके जा रहे हो? तो देखिए यहाँ पे पैसे तो मैं कुछ बहुत कमा लेता हूँ, लेकिन ना मैं तो अपने फेस्टिवल्स को, अपने रिचुअल्स को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, उन सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और घर में भी काम करो, ऑफिस में भी काम करो, तुम लोग कोई सपोर्ट नहीं कर, आपके पास बहुत पैसा आ भी जाता है तो भी आपको ये सब जगह खपना पड़ता है। तो बोला इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडिया में जाकर के अपना क्लब वगैरह कुछ बिजनेस उसके दिमाग में है, मैं वो खोलूंगा और अपनी फैमिली के साथ में रहूंगा। तो इस तरह से भी, चूंकि इंडिया में जो इस समय बिजनेस करने के लिए एक एनवायरनमेंट बन रहा है, वो भी कई बार लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, इसकी वजह से भी लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं। अब एक पॉइंट मैं देखिए यहाँ पर रेस करूंगा, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में अगर रहते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक और रीजन है बच्चों की एजुकेशन और संस्कार, इन दो चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है कि आप बच्चों में वो संस्कार जो आपको अपने माता पिता, घर परिवार या आपको सामाजिक तौर पर मिल जाते हैं, उनका यहाँ पर बहुत अभाव है। और एजुकेशन देखिए ईयर 7 के बाद में, जैसे अपने यहाँ कक्षा 7 बोलते हैं, तो ईयर 7 के बाद में तो यहाँ काफी टफ हो जाता है वैसे, लेकिन उसके पहले तक अगर आप इनका यहाँ का सिलेबस देखोगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखोगे, तो आपको या अपने यहाँ के बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ऐसा लगेगा कि सब कुछ मजाक चल रहा है। तो खैर वो तो चलो कॉप अप हो जाता है, लेकिन एक चीज है संस्कार। अब संस्कार कैसे, देखिए अपने यहाँ पर बच्चे बहुत सारी चीजें जो है समाज से सीख लेते हैं, वो यहाँ पर नहीं सीख पाते। और ज्यादातर पेरेंट्स की और बच्चों के बीच की ये जो चीजें हम यहाँ पर इतने सालों से देखते आए हैं, क्योंकि आप यहाँ बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। और देखिए डांटना मारना जरूरी नहीं होता, मैं भी मानता हूं इस चीज को, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत ये डांट वाट हम लोगों को भी बचपन में पड़ी है। और मुझे लगता है जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को बचपन में थोड़े बहुत माँ बाप से थप्पड़ लगे होंगे और डांट भी मिली होगी। तो क्या आप डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए? लेकिन यहाँ का ऐसा माहौल है कि आप बच्चों को डांट वाट नहीं सकते हैं किसी गलती पर। जितना आप प्यार से समझा सकते हैं समझा लीजिए, नहीं समझा सकते हैं तो नहीं समझाइए। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में चूंकि कानूनी ढंग से उनको इस तरह के राइट्स हैं कि वो उनको फिर अगर वो अपने बचपन से उनको किसी तरह से मोटिवेट करके समझा लिया, सिखा दिया, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है कि बच्चों को आप वो सारी चीजें सिखा पाओ जो आप उनमें देखना चाहते हैं कि आपके बच्चों में वो संस्कार आ जाएं। तो उनकी भी एक यहाँ पर कमी लोग महसूस करते हैं, इसके लिए भी लोग जाना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अंशिका ने जस्ट बोलना शुरू किया था, 2.5-3 साल की रही होगी, 3 साल की मेरे ख्याल से। तो किसी भी छोटी छोटी बात में देखिए यहाँ पर ये ट्रेन किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में और डे केयर में। तब तो चाइल्ड केयर जाती थी, तो कोई छोटी सी बात हो जाए तो वो पूरी तरह से सेंटेंसेस नहीं बना पाती थी। तो पता है वो क्या बोलती थी? पापा नॉटी कॉल पुलिस, पापा नॉटी कॉल पुलिस। ये चूंकि चाइल्ड केयर में उसको सिखाया जाता था, तो मुझे दिमाग खनका, मैंने कहा भाई ये क्या है। और वो एक सिंगल लाइन जो हिंदी की नहीं बोलती थी। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये मेरी बातें जो है तो बेवकूफी की लगती हो कि यार हिंदी बोल के क्या फायदा। या दुनिया भर में 150 से लेकर के 200 करोड़ लोग जो है हिंदी बोलते हैं। अगर आपका बच्चा भी हिंदी बोलेगा तो इतने सारे लोगों से जुड़ सकता है आने वाले जीवन में, पता नहीं बिजनेस काम। वैसे भी एक मैं बात आपको बता दूं कि यहाँ पर बैंक से लेकर के तमाम सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, मैं किसी दिन आपको फोटो खींच करके दिखाऊंगा। अंशिका के स्कूल में बड़े बड़े अक्षरों में इंग्लिश में लाइब्रेरी और मतलब फैकल्टी के अंदर कहाँ पे कौन सी चीज है, वो जो इंग्लिश में लिखा है उसके नीचे उतने ही बोल्ड अक्षरों में हिंदी में भी लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी इस तरफ है तो प्लेग्राउंड इस तरफ है तो दिस एंड दैट। और गुजराती तक में लिखा हुआ है, मतलब रीजनल लैंग्वेज जो इंडिया की और दूसरी कंट्रीज की लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपके बच्चे को हिंदी आती है तो ऑफकोर्स वो आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट हो सकते हैं और बाकी रिलेटिव से। तो जब मैंने देखा कि वो तो इंग्लिश का छोड़ करके हिंदी एक शब्द नहीं बोल रही है और ये पापा नॉटी कॉल पुलिस कर रही है, तो भाई मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा नहीं अभी इसका एक ही इलाज है कि मैं अंशिका को लेकर के और कुछ दिन के लिए इंडिया चला जाता हूं। मैं भैया अपनी बेटी को लेकर के गांव गया, शहर नहीं गांव गया, 2 महीने मैंने वहां पे रखा। और जब गांव के मोहल्ले के सारे बच्चे खेलने आते थे तो जब सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं तो अंशिका के अंदर की वो जो मतलब हिंदी न बोलने की जो आदत थी अपने मन से खुल गई, वो हिंदी बोलने लगी। और तो ये सब लोग नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं, या तो सब लोग सचेत नहीं होते, उतने सिंसियर नहीं होते हैं। लोगों को लगता है यार क्या जरूरत है, हम बोल लेते हैं, बोलने हमारे बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे उनके इस सोच पे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरा अपना एक भरा पूरा परिवार है, रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं,
देश में, और मैं अभी तक वेल कनेक्टेड हूँ। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जाता रहा हूँ, ये कोरोना की वजह से बीच में मेरा जाना आना कम हो गया था, तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा भी उन सारे लोगों के साथ में कनेक्ट होगा। ये संस्कार में सब चीजें आती हैं कि आपका बच्चा अगर अपने दादी माँ से, अपने दादा से, अपने परिवारजनों से मिलेगा तो वहां बहुत सारी चीजें सीख लेगा। तो ये संस्कार और एजुकेशन, ये दो चीजें भी हैं जो कई बार, और मैं ऐसे कई पेरेंट्स को जानता हूं जिनके बच्चे 6-7 साल के हुए, उसके बाद उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड थे, लेकिन वो वापस इंडिया चले गए। लिटरली मैं कई लोगों को जानता हूं पर्सनली। और अब मैं एक आखिरी पॉइंट आपको बता रहा हूं कि यहां से वापस जाने के लिए और भी कुछ लोग हैं जो मजबूर होते हैं। कौन से लोग? जो नए नए आए होते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स और पीआर ही आते हैं। तो अब ये क्यों वापस जाते हैं? तो उसके पीछे का एक कारण है कि यहां जब आते हैं तो एक्चुअली कल्चरल शॉक लगता है उनको। यहाँ सारा चीजें जो है बड़े डिफरेंट ढंग से चलती हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिफरेंट है, तो कई बार वो चीजों को जो है पसंद नहीं कर पाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। मेरे एक जानने वाले मित्र हैं, वो यहाँ पे किसी एक लड़की से मुलाकात हुई, तो कई बार उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया लड़की को, और एक दिन छोटा सा उनका कोई काम पड़ गया, कहीं वो जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए ये भी लेती है ना। तो वो कुछ जहां से वो अपने लिए सामान लेने जा रही थी, वहां से बिल्कुल नजदीक ही 150 मीटर की दूरी में था, तो उसने बड़ा मतलब इंटेंशनली नहीं, आदतन उसने बोला कि नहीं उतना दूर मैं कैसे जाऊंगी, तो तुम जब फ्री होना तो तुम जाके लेके आना। तो उनको लगा कि यार मैं तो इस लड़की के लिए क्या क्या मैंने नहीं किया पिछले 1 महीने में, और इसने इतनी सी चीज के लिए इनकार कर दिया। तो ये आपको लगता होगा कि उसने इंटेंशनली नहीं, ये उनका स्वभाव और नेचर है और उनकी वही कल्चर है। एक कल्चरल शॉक लगता है अपने को जब आप इंडिया से या पाकिस्तान या किसी भी ऐसे कंट्री से आते हैं। दूसरी चीज, यहां जब एक तो काम मिलना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत टफ हो गया, बहुत संघर्षमय है कि आपको काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, अपने ही फील्ड में मिल जाना तो और बड़ा चमत्कारिक ढंग से कोई कार्य हो जाने जैसा है, या कहीं किसी फील्ड में रोजी रोटी चल सके, वैसी जॉब्स के लिए भी आजकल जो है तो बड़ी मुश्किल है। पर चलिए, अगर आपको जॉब्स मिल भी जाती है तो अगर आपको बहुत हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है तो यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर फिजिकल जॉब है वैसी कोई तो फिजिकली, और वैसे अगर आप कोई ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं जिन्हें आपको अचीव करना होता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो ये कई चीजें मिला करके जो लोग नए नए आए होते हैं, फिर उनको लगता है कि यार मैं इंडिया में तो बहुत अच्छी जॉब थी। जैसे आज भी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, उनका 3-4 दिन पहले मैसेज आया हुआ था, दिल्ली से बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनका कुछ 26 लाख का पैकेज है वहां पर। तो वो इसीलिए कि मैं कंफ्यूज हूं क्या करूं, मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूं, आऊं कि ना आऊं, और इंजीनियर है, बहुत बड़ी पोस्ट में है, रीजनल हेड है वो, दिल्ली में उनकी जॉब है वो साउथ इंडिया के। तो मैंने उनको यही सारी चीजें बताई। मैंने कहा कि देखिए, ऐसे एकदम से कह देना कि आप मत आइए बहुत बुरा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अच्छाई हैं। आप मेरे दूसरे सैकड़ों वीडियो, लगभग 500 वीडियो हैं मेरे चैनल में, आप देखिएगा, मैंने पूरे ऑस्ट्रेलिया की तमाम खूबसूरती और तमाम बहुत सारी अच्छी चीजें भी दिखाई और बताई हैं। एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी हैं जो सब लोग फेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग वापस अपने कंट्री चले जाते हैं। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, कई साल तक कोशिश करते हैं, पर कभी आपका स्पॉन्सरशिप की वजह से क्लियर नहीं हो पाता, कहीं कुछ, कभी आपका इंग्लिश की वजह से नहीं हो पाता, तमाम सारे रीजंस उसमें आते हैं। कभी आप उतने पॉइंट्स नहीं अचीव कर पाते कि जब आप स्टूडेंट वीजा में आए थे, और उस समय अगर आपको 90 पॉइंट्स चाहिए होते थे, वो बताऊंगा किसी दिन ये सिस्टम, ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट सिस्टम भी बताऊंगा किसी दिन। तो पता चला कि उस टाइम पे 90 थे, पर आपका 2-3-4 साल के बाद में वो 95 हो गए। मतलब तमाम सारे ऐसे रीजंस आ जाते हैं, कारण आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से अंत में उनको भी थक हार करके डिसाइड करना पड़ता है कि चलिए ऑस्ट्रेलिया छोड़ करके अपने देश को वापस जाएं, या फिर कनाडा ट्राई करें, न्यूजीलैंड ट्राई करें, किसी और कंट्री। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें मिला जुला करके पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रही हैं अपने देश वापस जाने के लिए। तो इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो का टाइटल रखा है कि लोग क्यों छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो आपके काम आएंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।